हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, मैटर यानी पदार्थ की क्लास नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सभी आप लोग जुड़ जाइए। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है ना। वैसे तो आपके पास में ऑप्शन है कि अगर इनकेस लाइव क्लास आपकी मिस होती है तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, डेली आप लोग लाइव आइए, है ना, जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट आता है। वैसे तो मैं आपको पूरा इस प्रकार से समझाता हूं, मैं ये मान के चलता हूं आपको कुछ भी नहीं आता, मैं पूरा सब कुछ आपको ऐसे इस प्रकार से समझाता हूं, कोई डाउट आएगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोग डेली लाइव क्लास आइए, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, कई बार ऑनलाइन क्लासेज का गलत फायदा उठाते हो कि यार बाद में देख लेंगे, चल रात को देख लेंगे, कोई बात नहीं। आप लोग अगर रेगुलरिटी मेंटेन रखोगे तो वो समहाउ आप लोगों के कैरेक्टर में आएगी। आप लोग क्लासे क्या, आप लोग कभी भी कुछ भी चीज मिस नहीं करेंगे। समझ में आ गई? एक बार यस बोल दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था मैटर यानी पदार्थ होता क्या है। मैंने आपको बताया था मैटर जो होता है ना, वो आप लोगों का बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी छोटे छोटे कणों से बना होता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मैटर होता है ना, वो 3 स्टेट में मिल सकता है। कहीं पर आप लोगों को मैटर सॉलिड स्टेट में मिलेगा, ठोस अवस्था में, कहीं पर लिक्विड स्टेट में, कहीं पर गैसेज स्टेट में। समझ में आ गई ये बात को? ठीक है। क्या मैंने आप लोगों को यह भी बताया था क्या कि अगर आप लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहे या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना चाहे तो हो सकता है। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा दो सर, ऐसे कर सकते हो। सिमिलरली जब आप लोग टेम्परेचर कम करोगे तो गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, आइए। देखो दोस्तों, बात करते हैं। आप मुझे बताओ, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, मैटर यानी आपका पदार्थ कोई सा भी अवस्था में हो, आपको पता है क्या मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है? पता है क्या? कल बताया था क्या? बिल्कुल। चाहे सॉलिड हो, चाहे कोई लिक्विड हो, चाहे कोई गैस हो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से वो मिलके बना होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए ये पेन अभी सॉलिड स्टेट में है। दोस्तों, अगर मैं इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाऊं तो ये दब रहा है क्या? वो दब रहा है क्या? नहीं दब रहा, नहीं दब रहा। जबकि दोस्तों जो गैस होती है ना, उसको आप लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हो। इसके पीछे कारण क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा है क्या? कभी सोचा है? नहीं सोचा तो आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में सॉलिड में, ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, जो सॉलिड होते हैं ना, ठोस, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है? गैप काफी कम होता है। या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि सर उन पार्टिकल्स के बीच में, उनके कणों के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, इसलिए तो पास पास में रहते हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगर आप लोग बात करें गैस की, तो आप लोग बोलोगे कि सर गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो कण होते हैं, उनके बीच में काफी कम आकर्षण होता है। दोस्तों, कम आकर्षण है तभी तो पास पास में नहीं रह रहे। अगर बहुत ज्यादा आकर्षण होता तो पास पास में होते। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन में कभी पूछे कि बताओ सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस में पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा आकर्षण होगा, आप लोग क्या बोलोगे? सॉलिड में। उससे कम किस में होगा? लिक्विड में होगा। और उससे कम किस में होगा? गैस में होगा। या मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत खाली जगह है, तो वो कौन क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? आप लोग क्या बोलोगे? गैस है। समझ में आ रही है बात को? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर एक मैंने बहुत बेहतरीन लाइन आपको बताई है। मैं आपको बोल रहा हूं कि दोस्तों, कणों की बीच की दूरी में अंतर होने के कारण ही क्या है? पदार्थ की अलग अलग अवस्था होती है। जैसे अगर कणों के बीच का गैप काफी कम है तो ये सॉलिड है, अगर कणों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है तो ये आपका गैस है। समझ में आई या नहीं आई? बस मुझे ये बता दो। आ गई? सर आपने बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन इससे हम लोग आगे क्या सीखेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए? कैसे बताया था मैंने आपको? अगर क्लास ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको बताया था 2 तरीके से आप लोग अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो। एक तो टेम्परेचर में चेंज करके, और एक प्रेशर में चेंज करके। मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग प्रेशर में चेंज करके स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसका एक डेमो दूं क्या?
दोस्तों मान लो अगर मैंने इधर प्रेशर बहुत ज्यादा लगाया, बहुत ज्यादा दाब लगाया, तो क्या इन पार्टिकल के बीच का गैप कम होगा क्या? अरे अगर मैंने प्रेशर बहुत ज्यादा लगाया, क्या इन पार्टिकल के बीच का गैप कम होगा क्या? गैप कम होने से आप लोग बोलोगे या बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगा दिए तो पार्टिकल बहुत पास पास में आ गए, तो मैं बोल सकता हूं क्या सॉलिड स्टेट में आ गए? तो देखो मैंने टेम्परेचर को चेंज किया ही नहीं, मैंने क्या चेंज करा? मैंने प्रेशर चेंज किया, प्रेशर का मान बढ़ाया, तो देखा आप गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो थोड़ा सा समझ में आया है कैसे प्रेशर में चेंज करके भी आप लोग अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो? हां सर मुझे समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग समझेंगे कि जब चेंज करेंगे प्रेशर में, दाब में परिवर्तन करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, यह मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों एक चीज आप लोग समझो, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर देखा है क्या? अरे सिलेंडर शेप तो जानते होंगे आप लोग, बिल्कुल सर जानते हैं। दोस्तों मान लीजिए इसके अंदर क्या भरी हुई है, कोई गैस भरी हुई है, ध्यान से आप लोग समझना, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहां पर क्या है, कोई पिस्टन है। सर पिस्टन किसको बोलते हैं? अरे कुछ नहीं है, ये एक प्लेट जैसा है जो नीचे आ सकता है, ऊपर आ सकता है, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पिस्टन बोल रहे हैं। दोस्तों आपको पता है चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो दोस्तों मैं यहां पर ऐसे बना दूं क्या? ये क्या है आप लोगों के? गैस के पार्टिकल्स है। ऐसे बता सकता हूं क्या मैं? ऐसे कर सकता हूं क्या? अब दोस्तों मैंने क्या करा, ऊपर से मैंने प्रेशर लगाया जिससे ये पिस्टन आपका नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो क्या इनके बीच में गैप कम होगा क्या? पहले गैप देखो काफी ज्यादा था पार्टिकल्स के बीच में, अब गैप क्या हो गया? काफी कम हो गया। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि सर प्रेशर बढ़ाने से गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है। दोस्तों जब आप लोग और प्रेशर लगाओगे तो ये जो इन पार्टिकल्स के बीच का गैप है वो और कम होगा। और दोस्तों जब आप लोगों का पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, ये कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड स्टेट होती है, ठोस अवस्था होती है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि अगर हम लोग गैस का प्रेशर बढ़ाए तो गैस का प्रेशर बढ़ने से वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अगर आप लोग लिक्विड का और प्रेशर बढ़ाए तो वह सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। दोस्तों इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो हां या ना। ठीक है, देखो आप फालतू के कुछ भी कमेंट मत करना, सारा ध्यान इधर समझ लो। आपके कब सिलेक्शन हो जाएगा, कब आप लोगों के घर में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। बस सारा ध्यान इधर रखो, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट, बस सारा ध्यान समझने में रखो। ये मत रखो सर पीडीएफ लाल रंग की मिलेगी, नीली रंग की, काली मिलेगी, पीली मिलेगी, कुछ काम नहीं आएगी पीडीएफ। इधर पढ़ लो, सब कुछ काम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग अ प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस, बताओ क्या होगा जब हम लोग किसी गैस पे प्रेशर डाल के उसको कंप्रेस करें, संपीड़ित करें? तो आप लोग बोलोगे सर उनके पार्टिकल्स जो होंगे ना वो पास पास में आएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपने और ज्यादा प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स के बीच का गैप और कम हो जाएगा और पास पास में आ जाएंगे, तो आप लोग बोलोगे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी प्रेशर चेंज करने से भी स्टेट में चेंज होता है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। दोस्तों क्या कभी आप लोग कभी शादी में या किसी वीडियो में कहीं आपने ऐसे धुआं देखी है कि धुआं देखी है कि धुआं? बताओ, क्या आपको पता है ये कौन सी धुआं होती है? ये कौन सी गैस होती है? क्या आप लोग बता सकते हो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आइए इसके पीछे भी मैं आप लोगों को एक कारण बताता हूं। देखो दोस्तों ध्यान से आप लोग समझना। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मान लो कोई गैस है, कोई गैस है, ध्यान से समझना। मैंने इसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा के इसको सॉलिड स्टेट में ले आया, इसको ठोस अवस्था में ले आया। दोस्तों इससे कोई फायदा है क्या? क्या गैस को हैंडल करना आसान है या सॉलिड को? देखो दोस्तों गैस में पार्टिकल्स के बीच की दूरी क्या होती है? क्या होती है सर? ज्यादा होती है। सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत पास पास होते हैं। तो देखो इतनी सी जगह में आ जाएगा सारा का सारा, जबकि यहां पर आपको ज्यादा जगह चाहिए। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि गैस को अगर हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करें या सॉलिड में कन्वर्ट करें तो इनकी हैंडलिंग बहुत आसान है। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? समझ में आ रहा है कि यस बोलो यार।
आपने सुना होगा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वहां पर भी आपके घर में जो गैस आती है ना वो लिक्विफाई यानी तरल अवस्था में आती है। सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो तरल अवस्था में है। ठीक है, ठीक है सर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, जब इस पे हम लोग बहुत हाई प्रेशर लगाएंगे या इसको जब बहुत हाई प्रेशर के अंदर रखेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों होगा क्या, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक डब्बा है, डब्बे के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के टुकड़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के टुकड़े हैं ठोस अवस्था में। इस डब्बे के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है दोस्तों। जैसे ही मैं डब्बा हटाऊंगा, इसको बाहर लेके आऊंगा, होगा क्या, मुझे बताओ, होगा क्या? सर अंदर तो बहुत ज्यादा प्रेशर था, बाहर कम प्रेशर है। सर कम प्रेशर से वापस आपका सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? थोड़ा सा ही समझ में आ जाओ। चलो चलिए आ जाओ। तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, प्रेशर में चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट होता है, मैं आप लोगों को फिर बताता हूं। दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर होता है, ये जो यूज करते हैं ना आप लोग, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो ठोस में होता है। जैसे इसको खुले में रखोगे ये धुआं, ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस में। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर कम है, आपने पहले उसको हाई प्रेशर में रखा था। तो जब भी आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर रखते हैं ना, तो वो कहां पर रखते हैं, सॉलिड स्टेट में रखते हैं। कैसे? सर उस गैस को जब बहुत ज्यादा प्रेशर में रखोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। समझ में आ गई बात को? और जैसे ही जब आप लोग उस CO2 को बाहर निकालोगे, प्रेशर कम मिलेगा उसको। अंदर डब्बे के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रेशर था जहां पर आपने उसको स्टोर कर रखा था। जैसे ही बाहर निकालोगे, प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलिए अब एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, गैस की थोड़ी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? आपके घर में LPG का सिलेंडर आता है क्या? आता है क्या? बताओ। अरे यार दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, एक छोटी सी बात मुझे बताओ। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास में थोड़ा सा पानी है, आप ऐसे हाथ करो, आपके हाथ में मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया। मैंने आपको बोला कि यहां से यहां पर लेके जाना है, आप ऐसे लेके जाओगे, ऐसे लेके जाओगे। दोस्तों हो सकता है ना, हो सकता है ना थोड़ा सा पानी टपक जाए, थोड़ा सा पानी टपक जाए, हो सकता है क्या? बिल्कुल सर हो सकता है। अब इसी जगह मैंने क्या कर दिया, आपके हाथ में बर्फ रख दी। मैं बोलूं बर्फ को यहां से वहां लेके जाओ, तुरंत ले जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे भी पकड़ के ले जा सकते हो। लो सर बर्फ को ले गए। क्या सॉलिड की हैंडलिंग बहुत आसान है क्या? अब इसी जगह मैं आपको बोलूं कि यार आपके पास में पानी की भाप है, इसको यहां से वहां पर लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे? लेके जाओगे सारी की सारी भाप उड़ जाएगी, सारी की सारी भाप उड़ जाएगी। समझ में आ गया क्या? तो होता क्या है, हम लोग गैस को जो स्टोर करते हैं ना, वो लिक्विड स्टेट में करते हैं या सॉलिड स्टेट में करते हैं, जिससे उनकी हैंडलिंग आसान हो। जैसे आपने सुना होगा हमारे घर में क्या आता है, एक सिलेंडर आता है एलपीजी गैस का। एक्चुअली में दोस्तों ये जो सिलेंडर होता है ना, इसमें कौन सी गैस होती है? सर ये दो गैस का मिक्सचर होता है, एक तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन। लेकिन दोस्तों इसको काफी हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है अंदर, जिससे वो किस स्टेट में होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, तरल अवस्था में होता है। अब जैसे ही आप लोग इस सिलेंडर से कुछ गैस बाहर निकालोगे, तो अंदर तो बहुत हाई प्रेशर था जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में था। जैसे उस गैस को बाहर निकालोगे, बाहर इतना प्रेशर नहीं है, और दोस्तों प्रेशर कम होने से तुरंत वो वापस गैस बन जाएगी। समझ में आ गई बात को? बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि ये लिक्विफाइड, देखो नाम से समझो, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जो आपकी गैस है ना उसको आपने लिक्विफाई किया है, तरल किया है। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी लो प्रेशर लो टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी लो प्रेशर
हाई टेम्परेचर। बताओ क्या चाहिए? अगर किसी गैस को ठंडा सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करो? ठंडा करो, टेम्परेचर कम करो। तो टेम्परेचर तो होना चाहिए लो। प्रेशर के बारे में बताओ दोस्तों। जो प्रेशर ज्यादा होगा ना, पार्टिकल्स के बीच का गैप काफी कम होगा, तो वो लिक्विड स्टेट में आएगा। और भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया आपने तो गैप और कम हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। तो प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो। दोस्तों समझ में आ जाएगा? बी इसका सही जवाब आ जाएगा। समझ में आ गया? अनुराग जी ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो होता क्या है दोस्तों, ध्यान रखिए, हमारे घर में ये जो एलपीजी गैस का सिलेंडर आता है ना, इसके अंदर जो गैस होती है कौन सी होती है? ध्यान रखेंगे सर, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अगर आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर होते हैं ना, इसमें भी जो ऑक्सीजन होती है वो किस स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। अंदर भरा जाता है हाई प्रेशर में, तो हाई प्रेशर में वो लिक्विड स्टेट में रहती है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे इसको बाहर निकालोगे, ऑक्सीजन गैस हो चाहे ये, इसको प्रेशर कम मिलेगा तो तुरंत ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। आपने सुना होगा दोस्तों, कई गाड़ियां जो होती है वो सीएनजी, मतलब उसमें पेट्रोल या डीजल की जगह सीएनजी डलता है। तो सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस करके, संपीड़ित करके, यानी लिक्विड स्टेट में आप लोगों का स्टोर किया जाता है वो। जैसे आप लोग कभी सीएनजी भरवाने जाओगे ना, तो दोस्तों गैस नहीं डालते आपकी गाड़ी के अंदर, वो लिक्विड डालते हैं। क्या डालते हैं? वो लिक्विड डालते हैं। उनके पास में जो सीएनजी होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर रहता है। समझ में आ गया क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे, एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। क्या होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लो कोई घर पे एलपीजी गैस का सिलेंडर है, इसके अंदर कौन सी गैस है? प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रोपेन और ब्यूटेन की गंध कैसी है, इसमें कैसी गंध आती है? आम की जैसी आती है, आंवले की जैसी आती है ना, गुलाब की जैसी आती है? कैसी आती है सर? कोई गंध नहीं होती। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि है ना इसका कलर कैसा होता है, लाल रंग की होती है, नीले की होती है, पीले की होती है, काले की होती है, आप लोग बोलोगे कोई रंग नहीं होता। अब आप लोग मान लीजिए आपका सिलेंडर यहां पर लीक कर दिया, आपके रूम पे प्रोपेन और ब्यूटेन गैस आ रही है, आपको पता पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि इसकी कुछ स्मेल भी नहीं होती, ना इसका कुछ रंग होता, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। अब दोस्तों इस कमरे में क्या हो गई? प्रोपेन और ब्यूटेन गैस। दोस्तों ये गैस ऐसी, अगर माचिस की तीली लगा दोगे ना, जल जाएगी गैस। जैसे लकड़ी पे, कोयले पे, केरोसिन पे जब माचिस की तीली लगा तो जलती ना, वैसे प्रोपेन एंड ब्यूटेन भी जलेगी। दोस्तों बहुत बड़ा धमाका हो सकता है ना, तो कुछ ना कुछ तो इसमें मिलाना पड़ेगा, बहुत गंदी वाला मिलाना पड़ेगा। तो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या मिलाया जाता है? दोस्तों ये मिलाया जाता है क्या? एथिल मरकैप्टेन। क्यों मिलाया जाता है दोस्तों? गंध के लिए। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस ये गैस लीक हुई तो साथ इस गैस में ये भी है, इसकी बदबू आएगी आपको, और बदबू आने से पता पड़ जाएगी यार गैस लीक कर रही है कहीं पर। दोस्तों ये अच्छी गंध होती है, बुरी होती है? अच्छी होती है, बुरी होती है? बुरी होती है सर। अच्छी सर, इसमें है ना आजकल है ना मार्केट में नया आ जाए तो रोज फ्लेवर के साथ में वनीला फ्लेवर, बटर स्कॉच फ्लेवर, सर ऐसा क्यों नहीं आता? इतनी गंदी क्यों मिलाते हैं? क्योंकि दोस्तों अच्छी आ गई ना, आपको तो मजा आएगा, आप सूंघने में रह जाओगे। गंदी आएगी तो आपको इरिटेशन लगेगी, कहीं उसको बंद करने जाओगे। अच्छी में तो ये अच्छे के चक्कर में सब निकल जाओगे ऊपर। ठीक है, हम सब निकल लेंगे ऊपर। समझ में आ गई बात को? तो हम लोग क्यों मिला रहे हैं ये, जिससे अगर बाई चांस अगर लीक हुआ तो हम लोगों को पता पड़े। इसमें देखो कैसी गंध आती है, तीखी लहसुन जैसी। ठीक है, लहसुन जैसी आती है। लहसुन, हम कोई खा के आ जाता है प्याज लहसुन, हम बोलते ना अरे यार भाई थोड़ा ब्रश करके यार बदबू आ रही है, तो देखो इसमें तो कितनी ज्यादा बदबू आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो ब्यूटेन, प्रोपेन, ये जो गंधहीन गैस है ना, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, इसमें हम लोग मिलाते हैं जिससे यार गंध आए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ जाओ दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? हमने क्या पढ़ा? सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में हम लोग टेम्परेचर चेंज करके भी और प्रेशर चेंज करके भी ये काम कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। बहुत बढ़िया। आ जाओ दोस्तों, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्या? कि जब सॉलिड को गर्म करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा।
इस प्रोसेस को आपने बोला मेल्टिंग यानी संगलन। दोस्तों लिक्विड को और गर्म करोगे, इसका और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, जब इसको हीट दी, इसका टेम्परेचर बढ़ाया। दोस्तों हीट एक प्रकार की एनर्जी तो है। दोस्तों इस पार्टिकल के पास में एनर्जी आएगी तो नाचेगा क्या? बिल्कुल नाचेगा। थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, भागेगा, थोड़ा सा भागेगा, ये सारे भागेंगे इधर उधर, तो इनके बीच का गैप कम हो जाएगा। और आप लोग इनको एनर्जी दोगे और हीट दोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है। तो अगर पार्टिकल के बीच में गैप काफी कम होता है तो यही तो गैसीय स्टेट है, गैसीय अवस्था है। समझ में आ गई क्या बात को? तो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है दोस्तों? अगर आप लोग इनकी एनर्जी ले लो तो इनके पास एनर्जी बचेगी नहीं, चुपचाप अपनी जगह पर आके बैठ जाएंगे, पास में आके बैठ जाएंगे, यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब गैस कोई हीट रिलीज करता है, कुछ ऊष्मा छोड़ता है, तब जाके वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। दोस्तों समझ में आ गई क्या? आइए दोस्तों, आपके एनसीईआरटी में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, इसके बारे में कई पॉइंट लिखे हुए हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। थोड़ा इवेपोरेशन को, वाष्पीकरण को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हमारी डेली लाइफ में इवेपोरेशन का क्या रोल है। आपको पता भी नहीं होगा दोस्तों, हम डेली आपके इतनी जगह इवेपोरेशन होता है, आपको पता ही नहीं पड़ता है ना। आइए समझते हैं, आ जाओ। देखो अगर मैं आप लोगों को पूछूं इवेपोरेशन बढ़ेगा कैसे, जैसे मान लो आपके पास में क्या है, सॉरी आप, अरे क्या हो रहा है ये, देखो इधर समझो, ऐसे समझो। मान लो आपके पास में बर्तन है, बर्तन में क्या है? पानी है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि इस पानी को गैस में कन्वर्ट करो, बताओ, यानी इवेपोरेशन करवाना है। बताओ क्या करोगे, क्या क्या तरीके हैं? सर तरीके बताऊं क्या इसको? सर इसका टेम्परेचर बढ़ा दो। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सर फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है। बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका क्या है? सर मेरे को नीरज जांगीर सर है, साइंस मैग्नेट वाले, उन्होंने बताया था कि अगर प्रेशर ज्यादा करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो सर अगर मैं प्रेशर कम कर दूं तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? तो सर मैं इसको एक ऐसी जगह ले जाऊं जहां पर प्रेशर बहुत कम है। बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत बढ़िया। तो आपने दो तरीके बताए। दोस्तों क्या और भी तरीके हैं क्या जिससे इवेपोरेशन बढ़ सकता है? आइए हम लोग उन सभी को डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट देखो, एन इंक्रीज इन ऑफ सरफेस एरिया। सर ये क्या बात हुई? अच्छा सब छोड़ो। देखो आप एक काम करो, आपने अपने कपड़े धोए, मान लो आपने अपनी टी शर्ट धोई, छत पे जाके आप लोग सुखा के आ गए। एक्चुअली में हो क्या रहा है दोस्तों, जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? वेपराइजेशन बोलते हो। और अगर ये कम टेम्परेचर पे हो रहा है तो इसी को इवेपोरेशन बोल दोगे। मतलब इवेपोरेशन वेपराइजेशन का एक स्पेशल केस है, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब कुल मिला के इसका पानी वाष्प बन के उड़ेगा ना, गैस बन के उड़ेगा ना, ठीक है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपने अपनी टी शर्ट को जब सुखा रहे हो, एक तो आप ऐसे सुखाओ और एक ऐसे करके आ जाओ, बिल्कुल मुट्ठी में बंद करके रख के आ जाओ, तो जल्दी कैसे सूखेगा? उसको फैला के रखोगे तब सूखेगा, या उसको बिल्कुल ऐसे मुट्ठी में बंद करके आओगे तब जल्दी सूखेगा? कब जल्दी सूखेंगे कपड़े? दोस्तों ऐसे जल्दी सूखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने एरिया क्या है इनका बढ़ा दिया, ऐसे फैला के सुखाया है। तो जो सन की जो रेज आएगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, वो ज्यादा एरिया पे आएगा, ज्यादा एरिया का पानी वाष्प बन के उड़ेगा। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर अगर हम लोग सरफेस एरिया बढ़ाए तो सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ेगा। ये बात सही है क्या? याद रख लोगे क्या? बहुत बढ़िया। चलो दूसरा पॉइंट हम लोग डालते हैं। दोस्तों अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है
तब भी इवेपोरेशन ज्यादा होगा क्या, वाष्पीकरण ज्यादा होगा क्या? बिल्कुल सर। टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड जल्दी गैस में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल सर, ये भी बोलने वाली बात है क्या? बोलने वाली बात है क्या? अरे बोलने वाली बात है क्या? दोस्तों गर्मियों के दिनों में ज्यादा पसीना क्यों आता है, आप लोग मुझे बता सकते हो क्या? गर्मियों के दिनों में ज्यादा पसीना क्यों आता है? या मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को प्यास ज्यादा क्यों लगती है? देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। हुआ क्या, देखो दोस्तों, मान लीजिए आपके पसीना आया, पसीना आया, पसीना आया, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गैस बन के उड़ जाएगा। तो आपको क्या होगा, वाटर की कमी लगेगी, बार बार आप लोग क्या करोगे, पानी पियोगे। ऐसा थोड़ी है दोस्तों, जो पसीना होता है वो सर्दियों में नहीं आता। खेलो क्रिकेट खेलो, खूब आएगा, मैं खेलता हूं खूब आता है पसीना, लेकिन प्यास उतनी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये लिक्विड का तुरंत क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया। तो मेरी बॉडी से क्या हो रहा है दोस्तों, पानी की कमी लगती है मेरे को। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों, ह्यूमिडिटी। अगर आर्द्रता में कमी होगी ना, तभी आप लोगों का इवेपोरेशन प्रोसेस ज्यादा होगा दोस्तों। अच्छा मुझे कॉमन चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ, आप कहां पर रहते हो, कौन से शहर में रहते हो, एक बार कमेंट करके बताएंगे शहर और राज्य का नाम, सभी एक ही बार करेंगे सब कमेंट। जैसे मान लो जयपुर राजस्थान, ठीक है, अपनी गली कॉलोनी का नाम मत देना, अपने शहर का और राज्य का नाम बता दो, या अपने गांव का और राज्य का नाम बताओ। दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, जैसे मान लो मैंने अपना शर्ट धो के छत पे सुखाया, मैं जयपुर में रहता हूं, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर ये ही शर्ट धो के अगर मैं मुंबई में सुखाऊं, या जो कोस्टल एरिया होता है ना, समुद्री तट के पास में, तो दोस्तों वहां पर सुखाऊं तो वहां पर इतनी जल्दी नहीं सूखेगा। जो ड्राई प्लेस है ना वहां पर सूख जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है, कोई मुझे बताएगा क्या? देखो जैसे मान लो दोस्तों समुद्र है, यहां पर समुद्र है, समुद्र के पास में आपका घर है इधर। दोस्तों समुद्र का जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ता रहता है, यानी वहां की एयर में वाष्प बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों उन एयर के पास में ऑलरेडी वाष्प है, वो आपके कपड़े से वाष्प लेगा क्या? नहीं लेगा, उतना ज्यादा नहीं लेगा वो, क्योंकि उसके पास में पहले से क्या है, वहां की एयर में, वहां की वायु में पहले से जल वाष्प है, वो इस कपड़े से नहीं लेगा। यानी इवेपोरेशन प्रोसेस यहां पर स्लो हो जाएगा। तो जहां की एयर में जलवाष्प कम होगी, और एयर में जो जलवाष्प होती है, वाटर वेपर की मात्रा होती है, इसे तो ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं, उमस बोलते हैं। तो अगर कहीं पर उमस बहुत ज्यादा, यानी वहां पर एयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर है, वो आपके कपड़े से क्यों लेगी? नहीं लेगी ना। इवेपोरेशन प्रोसेस आप लोगों का स्लो हो जाएगा। लेकिन कहीं पर ह्यूमिडिटी है ही नहीं, मान लो जयपुर वगैरह, यहां पर इतना ज्यादा एयर बिल्कुल ड्राई है, तो एयर के पास में वाटर वेपर है ही नहीं, तो वो आपके कपड़ों से जल्दी से ले लेगी, भाई आजा मेरे पास नहीं है, मैं तेरे ले लेती हूँ। समझ में आ गई बात को? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर आर्द्रता में कमी होगी तो जो इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, जो वाष्पीकरण प्रक्रिया होगी, वो तेज होगी। सही बोल रहा हूं क्या मैं? सही बोल रहा हूं क्या? सही। सर आर्द्रता क्या होता है दोस्तों, एयर में, वायु में वाटर वेपर, जल वाष्प की मात्रा को ही आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? आर्द्रता बोलते हो। सर प्रिंटेबल पीडीएफ दीजिए प्लीज। अच्छा कुंदन कुमार जी बताना प्रिंटेबल पीडीएफ का मतलब क्या होता है? ये दो चार नमूनों को देख लूं मैं। इस क्लास में सारे पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो एक दो पढ़ने वाले नहीं है उनको भी तो पढ़ाना है। अरे उनको भी तो पढ़ाना है ना, सिलेक्शन सबका करवाना है ना। बताओ कुंदन जी क्या होता है प्रिंटेबल पीडीएफ का मतलब? ये बच्चा क्या 10 मिनट से एक ही कमेंट कर रहा है, सर प्रिंटेबल पीडीएफ दो। क्या होता है इसका मतलब, मुझे भी तो समझाओ। दोस्तों जो आपको पीडीएफ मिलती है, क्या वो अगर आप मार्केट में जाओ उसका प्रिंट नहीं हो सकता क्या? क्या वो आपके फोन में डाउनलोड नहीं होती क्या? फालतू की बातें करते रहते हो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते नहीं हो। क्लियर? समझ में आ गया? नोट्स में बस आप लोगों को इतना सा लिखना है, जो ह्यूमिडिटी में डिक्रीज होने से इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होता है, इतना सा लिख लो, और क्या है। आ जाओ चलो दोस्तों, और किसी चीज पे भी फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, क्या विंड की स्पीड,
वायु की गति, हवा की गति का भी कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मैंने अपना शर्ट धो के अपने छत पे सुखाया, एक तो बहुत तेज हवा चल रही है, तब जल्दी सूखेगा, या हवा बिल्कुल नहीं चल रही तब जल्दी सूखेगा? बताओ दोस्तों, जब हवा चल रही होगी ना तब जल्दी सूखेगा। क्यों? जैसे मान लो ये मेरा कपड़ा है, इस कपड़े में क्या है? पानी है ना, तो पानी वाष्प बन के कहां पर जाएगी? बेसिकली ऊपर जाएगी। अब दोस्तों ये एयर है, यहां पर मान लो एयर है, तो इस एयर ने क्या ली? कुछ जल वाष्प ली, कुछ वाटर वेपर ली, और एयर फ्लो कर रही है, ये एयर आगे चली गई। अब दूसरी गाड़ी आएगी, दूसरी एयर आएगी, कुछ ये ले जाएगी, वो आगे चल जाएगी। अगर हवा चल ही नहीं रही तो इस एयर ने आपके कपड़े से वाटर वेपर ले ली, जल वाष्प ले ली। आप थोड़ी देर बाद में बोला कि भाई और ले ले, चलो मान लो उसने वो भी ले ली, थोड़ी देर बाद बोले और ले ले, वो क्यों लेगी यार? तो अगर एयर चलती रहेगी, विंड की स्पीड ज्यादा होगी, वायु की गति ज्यादा होगी, तो इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगा। सही बात है क्या? तो आप लोग लिखो ये पॉइंट कि सर अगर विंड स्पीड में, हवा की गति में, अगर हवा की गति ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगा। दोस्तों सही बात है क्या? अरे अब मत लिखो अपने शहर और राज्य का नाम, मैं समझ गया है ना, मतलब मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि जिससे थोड़ा सा आइडिया लगा सके कि आपके वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है कम रहती है। जो कोस्टल एरिया होता है ना, समुद्री एरिया दोस्तों, वहां पर ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे मुंबई वगैरह में थोड़ी रहती है, आप जाओगे ना ऐसे उमस सी, ऐसे चिपचिपापन सा रहेगा, क्योंकि समुद्र के किनारे है पूरा शहर, है ना। आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। क्या हो कभी आपने नेल पॉलिश रिमूवर लगाया है क्या? सर मैं तो लड़का हूं, मैं क्यों लगाऊंगा? दोस्तों कभी तो लगाया होगा, मम्मी से लेकर, मम्मी बताना, या सिस्टर आपकी लगा रहे, बेटा एक बार बताओ कभी लगाया कि जीवन? मैंने तो लगाया, इसमें क्या छुपाना, ठीक है ऐसे लगा लिया, जरूर थोड़ी है नेल पॉलिश हटाने के लिए लगा, कभी मजे के लिए भी लगा दिया होगा। हाँ, तो लगाते ही दोस्तों ठंडा लगता है कि इस क्लास में कोई लड़की बैठी होगी, वो तो यूज करती होगी क्या? जब आप लोग नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हो अपने हाथ पे, तो क्या आप लोगों को ठंडा लगता है क्या? ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ठंडा ठंडा लग रहा है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? देखो एक्चुअली में जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, वो एक लिक्विड ही तो है, अभी मैं बताऊंगा एसीटोन होता है उसमें, ऐसे समझो लिक्विड है। दोस्तों जब आपने उस लिक्विड को अपने हाथ पे रखा, दोस्तों हमारी बॉडी का भी तो कोई ना कोई टेम्परेचर है, कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो उसको जब ये थोड़ा टेम्परेचर मिला, हाई टेम्परेचर मिला, तो वो क्या बन गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी बॉडी से हीट निकली वहां से, क्योंकि वो लिक्विड क्या आया? आपकी बॉडी से आया, आपकी बॉडी की हीट ली और गैस बन के उड़ गया। तो यहां पर जो इवेपोरेशन हुआ उसमें हीट किसने दी? आपने दी, तो आपकी बॉडी से हीट निकली है, इसलिए आप लोगों को क्या लगा है? ठंडा लगा है। दोस्तों समझ में आया क्या? हाँ, थीनर भी बोलते हैं उसको, स्प्रिट वगैरह जो भी। तो दोस्तों जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, अगर आप लोगों से पूछा जाए नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों एसीटोन का किया जाता है। तो जैसे ही आप लोग एसीटोन को रखोगे तो वो आपकी बॉडी से हीट लेके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? क्लियर है क्या? तो होगा क्या? देखो जब आपने एसीटोन रखा, अपने हाथ पे लगाया, तो दोस्तों एसीटोन भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। बिल्कुल सर, ये जो पार्टिकल्स होंगे आपकी बॉडी से क्या लेंगे? आपकी बॉडी से एनर्जी लेंगे, हीट लेंगे, और दोस्तों हीट लेते इनको आ जाएगी क्या? मजे आ जाएंगे, ओ चलो भागो 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 भागो, उड़ जाएंगे। तो लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो गया, इवेपोरेशन प्रोसेस हो गया, और इससे आपको कूलिंग भी मिल गई। ठीक है, क्लियर है क्या? दोस्तों अगर कोई दिक्कत आ रही है, पीडीएफ कहां मिलेगा? इस नंबर पे कॉल कर लो। अरे यार पीडीएफ वगैरह सब डाल देता हूं, फिर भी कहां मिलेगा? वहां मिलेगा, मतलब बेवकूफो जैसी। काय की तैयारी कर रहे हो अब? हैं तैयारी काय की कर रहे हो? एलपी टेक्नीशियन की 10वीं पास हो गया? आजकल जो 5वीं क्लास का बच्चा है ना, उसको भी ऐसे डाउट नहीं आते जो आपको आता है। मुझे समझ नहीं आता, बिल्कुल मतलब इरिटेट कर देते हो आप कई बार। मतलब खुद का कुछ दिमागी खर्च नहीं करना। सर मैं कैसे खर्च कर लूं? मैंने 799 रुपए दिए हैं, मैं कैसे खर्च कर लूं? मैं तो पैसे दिए हैं सर, आप मेरे नौकर हो। हाँ मैं नौकर हूं, आप बोलोगे पीडीएफ कहां मिलेगी, मैं ये भी बताऊंगा। नीली कलर की जगह सर ये लाल कलर यूज करो, मैं वो भी करूंगा।
लेकिन सिलेक्शन उससे नहीं होना, सिलेक्शन उससे होना जो मैं बात समझा रहा हूं वो समझना है। रोहित कुमार जी, विसरण क्या होता है मैं समझाऊंगा, जब जहां पर समझाना होगा वहां पर समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है, आ जाओ, चलिए आ जाओ दोस्तों। और किसी चीज से भी आप लोगों को पड़ता, इवेपोरेशन प्रोसेस कहीं पर देखते हो क्या? गर्मियों के दिनों में क्या आप लोग देखते हो क्या कोई कोई छत पे से पानी लगाता है? बोले यार गर्मी का दिन है, और हम उसको बेवकूफ मानते थे। अरे पागल, छत पे पानी डालने से क्या होगा? या छत पे बहुत जने क्या करते हैं, कपड़ा बिछा देते हैं, उस पर पानी छिड़कते हैं। हमको लगता है वो बेवकूफ नहीं, दोस्तों बेवकूफ नहीं है वो, उसमें बहुत दिमाग है। देखो जैसे मान लो कोई झोपड़ी है, झोपड़ी के ऊपर मान लो मैंने क्या लगा दिया, कपड़ा लगा दिया, इस कपड़े पे मैंने क्या डाल दिया, पानी छिड़क दिया, ठीक है? अब होगा क्या दोस्तों, सन से जो हीट आनी थी, अगर ये कपड़ा नहीं होता तो वो हीट कहां पर जाती, इस मकान पे जाती। लेकिन दोस्तों अब वो हीट कहां पर जा रही है, इस कपड़े में जो पानी है ना उसको वाष्प में कन्वर्ट करने में, उस वाटर का इवेपोरेशन कराने में वो हीट खत्म हो रही है। उस हीट का कोई भी प्रभाव आप लोगों की मतलब ये जो घर है उस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि उस हीट का सारा यूज कहां पर हो रहा है, उस पानी को वाष्प में कन्वर्ट करने में। दोस्तों समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? आ गया क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, क्या आपने सुना है गर्मियों के समय हम लोग सूती कपड़े पहनने चाहिए? क्यों पहनने चाहिए, इसका कारण बताओ। देखो गर्मियों के दिनों में पसीना ज्यादा आता है दोस्तों, सूती कपड़ा जो होता है ना वो पसीना सोख लेता है। अगर आपने सूती की जगह सिल्क वाला कपड़ा पहना, रेशम वाला कपड़ा पहना, तो वो पानी को नहीं सोखता। सूती कपड़े पानी को सोख लेते हैं, तो पानी को सोख लिया, पसीने को सोख लिया, तो ये इस कपड़ा जो है ना काफी गीला है। तो क्या होगा, जब इस पे सन की हीट पड़ेगी, सूर्य का जब इस पे उष्मा पड़ेगी, तो ये जो इस कपड़े का पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो आप चाहते हो ना जो पसीना आया वो उड़ जाए। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनते हैं। देखो इवेपोरेशन से देखो कितनी सारी चीजें बताई मैंने आप लोगों को। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, बता दीजिए यहां पर कहां पर इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ये, गर्मी में सूती कपड़ा पहनना। आप सोचोगे सूती कपड़े पहनने का इवेपोरेशन से क्या लेना देना है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे एग्जाम में, इसलिए हर एक चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? चलिए दोस्तों एक चीज आप लोग मुझे और बताइए, क्या आपने देखा है क्या जो ठंडा ठंडा पानी होता है, आपने ग्लास के ग्लास में रखा, आपने कांच के ग्लास में, क्या आप लोग या आपने कोल्ड ड्रिंक डाली बिल्कुल ठंडी ठंडी, क्या आप लोग देखते हो क्या कि दोस्तों जो ग्लास है आपका उसके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है? ऐसा देखा है क्या, नोट किया है क्या? जल की बूंदें नजर आती है आपको? अरे देखा है क्या कभी? अरे दोस्तों बताते नहीं हो। प्रियांशु जी बोल रही है थैंक यू सो मच, फीलिंग अमेजिंग, लोग लग रहा है सर इतनी फैसिलिटी देने के लिए, दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच। बस आप लोग पढ़ाई करो, सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा, बस आपको पढ़ाई करनी है। दोस्तों हुआ क्या, देखो आपने क्या डाला, इस ग्लास में बर्फ भर रखी है, बहुत ठंडा पानी भर रखा है, यानी इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है। दोस्तों एयर तो सब जगह फ्लो करती रहती है, अभी भी फ्लो कर रही है, यहां से वहां से यहां से सब जगह से फ्लो कर रही है। तो जब ये एयर यहां से फ्लो कर रही थी तो इस एयर में ऑक्सीजन गैस भी थी, नाइट्रोजन गैस भी थी, वाटर वेपर जल वाष्प भी थी, बहुत बढ़िया। दोस्तों जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आएगी उसका टेम्परेचर कम होगा, और कम टेम्परेचर में आपको पता है कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस एयर में जो वाटर वेपर थी वो वाटर की ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी तो इवेपोरेशन प्रोसेस लग रहा है यार, ठीक है? आ गया समझ में? तो ये जो चीजें मैंने बोली वही चीज मैंने लिखी है, बस आप लोग ध्यान रखो, इधर भी इवेपोरेशन प्रोसेस लग रहा है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में पानी की छोटी छोटी बूंदे कौन से फिनोमिना को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए ये, ऑप्शन नंबर बी ये, ऑप्शन नंबर सी ये, ठीक है? समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, हालांकि मैं इधर बताऊं, इधर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इधर गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर क्या है, कंडेंसेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है, कंडेंसेशन यानी संघनन हो रहा है यहां पर, ठीक है? संघनन हो रहा है, समझ में आ गई? आ जाओ, चलो आ जाओ।
दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था मैटर आप लोगों का 3 अवस्था में पाया जाता है, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। दोस्तों पदार्थ की 2 अवस्थाएं और है, एक है चौथी आपकी प्लाज्मा और 5वीं है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है आपकी एनसीईआरटी में चेंज हो गया? पुरानी जो एनसीईआरटी थी जो पिछले साल तक थी, उसके क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 जो मैटर है ना, उसके लास्ट में यह दिया हुआ था कि मोर टू नो, इसके बारे में जान लो, प्लाज्मा के बारे में और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसमें ये सब हटा दिया है, केवल 3 अवस्था के बारे में आपको पढ़ाया है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये प्लाज्मा है क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है क्या। देखो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जब गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा आप लोग करोगे तो जो स्टेट मिलती है, अवस्था मिलती है, उसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, ये कहां पर यूज होता है, मैं कल इन वाले बोर्ड के लिए आपको बता रहा था। क्या आपने कहीं पर देखा है, किसी कैफे में गए होंगे या कोई मूवी वगैरह आपने देखी होगी, वहां पर ऐसे कई बोर्ड आपने देखे होंगे। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, इनके अंदर क्या होती है, गैस भरी होती है। हमको ऐसा लगता है लेकिन गैस नहीं है, गैस बहुत हाई टेम्परेचर पे भरी होती है, यानी प्लाज्मा स्टेट में होती है। तो कौन सी होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इधर कहीं पर दिख रहा है क्या लिखा हुआ, देखो कौन सी गैस भरी हुई रहती है, नियॉन। नियॉन गैस का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक है दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है दोस्तों, जब किसी गैस को ठंडा करते हो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को कन्वर्ट ठंडा करोगे सॉलिड में कन्वर्ट होता है। जब और बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करोगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उनके पार्टिकल्स है ना सारे बिल्कुल आप ऐसे चिपक जाएंगे, बिल्कुल 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 चिपक जाएंगे, बिल्कुल घुस जाएंगे आपस में। उसी स्टेट को बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, बस ये चीज एक छोटी सी ध्यान रखनी है कि प्लाज्मा का यूज कहां पर होता है, आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, आ जाओ सर, एग्जाम में पूछ लिया जाए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, क्या बताओगे आप? अरे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, आपके मान लो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में पढ़ाया गया आंख के बारे में, नाक के बारे में। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन आया हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन होते हैं, तो क्या आप ये बताओगे क्या कि केवल आंख ही होती है और नाक ही होती है, इसके अलावा नहीं होते क्या? होते हैं ना। तो भाई अवस्था तो है, तो पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, जनरल जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ना है। दोस्तों यहां तक मजा आया क्या? मजा आया? मजा आया तो बताओ, थोड़ा सा आगे चले। अभी हम लोग पढ़ेंगे 15-20 मिनट और पूरी क्लास करेंगे। कल की क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास के एंड में मैं आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। चलो मैंने आपको बता दिया मैटर क्या होता है, मैटर ठोस अवस्था, तरल अवस्था, गैस अवस्था, सब हम लोग बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी तो मैटर का आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा, यार ये ठोस अवस्था है, ये तरल अवस्था है, ये गैस अवस्था है, इनमें अंतर क्या है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, उनके अंदर की जो केमिस्ट्री है वो देखेंगे, उसके आधार पर देखेंगे मैटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, अरे समझ में आ रहा है क्या चुलबुलो? अरे मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा, मिल गया। ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मैटर होता है ना, कोई भी मैटर हो, जैसे ये ग्लास के अंदर पानी है वो, चाहे एयर हो, चाहे आपके पास में कोई सोना पड़ा हो, चाहे कोई चांदी पड़ा हो, कोई भी मैटर हो ना, उसको आप लोग 2 पार्ट में बांट सकते हो। एक होता है दोस्तों प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, और एक होता है अशुद्ध। सर किसको शुद्ध बोलेंगे किसको अशुद्ध बोलेंगे भी बताएंगे, टेंशन मत लो। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, और एक होता है आप लोगों का इम्प्योर यानी अशुद्ध, या इसी को हम लोग मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। जैसे मुझे एक चीज बताओ, लोहा है, लोहा क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा या इम्प्योर होगा? सर पता नहीं। मैं आपको बोलूं पानी है, पानी को कहां पर रखोगे, प्योर में रखोगे, इसमें रखोगे, मिक्सचर में रखोगे? सर पता नहीं। मान लो हल्दी है, हल्दी को कहां रखोगे, इसमें रखोगे, इसमें रखोगे? सर पता नहीं। दोस्तों कुर्सी है, चेयर है, चेयर को कहां पर रखोगे, इसमें रखोगे, इसमें रखोगे? सर पता नहीं।
दोस्तों दूध है, मिल्क, उसको कहां पर रखोगे? इसमें रखोगे, इसमें रखोगे? सर नहीं पता। दोस्तों ऑयल, तेल जो होता है उसको कहां पर रखोगे? इसमें रखोगे, इसमें रखोगे? सर नहीं पता। तो आपको कैसे पता होगा जब मैंने पढ़ाया ही नहीं? तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि प्योर सब्सटेंस आप लोग किसको बोलोगे, इम्प्योर किसको बोलोगे। ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट करें, आ जाओ। दोस्तों मैं इसी स्लाइड पे पूरा पढ़ा दूंगा, प्लीज ध्यान से आप लोग समझना। मैं एंड ऑफ द वीडियो बहुत सारी चीजें पूछूंगा, अगर नहीं बता पाए ना तो देख लेना, इसका मतलब आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, आ जाओ। दोस्तों ध्यान रखो, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व है और जितने भी कंपाउंड है, यानी जितने भी यौगिक है, वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो अगर मैं आपको समझा दूं एलिमेंट क्या होते हैं और अगर मैं आपको समझा दूं कंपाउंड क्या होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। बिल्कुल सर, आ जाएगा। चलो तो आइए मैं आपको समझाता हूं एलिमेंट। दोस्तों एलिमेंट आप लोग किसको बोलते हो? जो किसी से मिलके नहीं बना हो। क्या ये एलिमेंट है क्या? नहीं सर, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये एलिमेंट है क्या? नहीं सर, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। क्या बात है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। एलिमेंट तत्व हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी से मिलके ना बना हो, जिसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जिसे और नहीं तोड़ सकते। जैसे H2O को क्या आप लोग तोड़ सकते हो? कि हाँ बिल्कुल सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकता हूं मैं रिएक्शन करवा के। क्या कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ सकते हो? कि हाँ सर तोड़ सकता हूं, कार्बन को अलग कर दूंगा, दूंगा बिजली के झटके, करंट में एनर्जी होती है, इसके बॉन्ड को तोड़ देगी, कार्बन ऑक्सीजन को अलग हो जाएंगे। क्या बात है। तो एलिमेंट आप लोग किसको बोल रहे हो? जो किसी से मिलके ना बना हो, और जो किसी से मिलके बना हुआ ही नहीं है उसको तोड़ोगे कैसे? ये है, या मैं इसको बोलूं जिसको और आप लोग तोड़ नहीं सकते हो। चलो एग्जांपल बताओ। दोस्तों कभी आपने गलती से पीरियोडिक टेबल देखी है, आवर्त सारणी? हाँ सर देखी है। उसमें जो कुछ दिख रहा है ना, सारे के सारे तत्व हैं। चलो बता दो, एलिमेंट के एग्जांपल बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। कितने सारे एग्जांपल आ गए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। समझ में आ गया एलिमेंट क्या होता है? एग्जाम में आया, क्या गोल्ड, क्या सोना प्योर सब्सटेंस है क्या? आप बताओ। पीरियोडिक टेबल में आता है क्या कहीं पर गोल्ड, सिल्वर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, हाँ सर आता है सर, एक बार आता है। तो गोल्ड क्या है? एक एलिमेंट है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं? हाँ सर चिन्नू सा आया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपाउंड, यौगिक किसको बोलते हैं? दोस्तों यौगिक को ध्यान से समझना। पीरियोडिक टेबल में देखोगे गोल्ड ऐसे मिलेगा आपको, गोल्ड का सिंबल ये होता है AU। डिटेल में बाद में बात करेंगे AU क्यों होता है, वो अभी बस केवल यहां पर सीमित रहो। दोस्तों कंपाउंड आप लोग किसको बोलते हो? सर जो कम से कम दो एलिमेंट से मिलकर बना हो, कम से कम दो एलिमेंट से मिलकर बना हो, कम से कम दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हो, जो कम से कम दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हो, जो कम से कम दो अलग एलिमेंट से मिलकर बना हो। क्या ये कंपाउंड है क्या? सर ऑक्सीजन नहीं सर, आपने बोला कम से कम जो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हो। सर ये नहीं होगा। क्या ये हो सकता है क्या? हाँ सर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। क्या ये हो सकता है कि बिल्कुल सर ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, कंपाउंड आप लोग उनको बोलोगे जो कम से कम दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना हो, साथ में क्या हो दोस्तों, उनका फिक्स केमिकल कंपोजिशन हो। जैसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 ही होगा क्या? चाहे आप लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके देखो कार्बन डाइऑक्साइड को, चाहे भारत में देखो, पाकिस्तान में देखो, कहीं पर भी देखो, क्या कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 ही होगा क्या? एक फिक्स रेशियो है क्या? बिल्कुल। क्या दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है क्या? बिल्कुल। दोस्तों H2O पानी, क्या पानी को कहीं पर भी देख लो, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही होगा क्या? बिल्कुल। तो ये भी एक कंपाउंड है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या ये भी एक कंपाउंड है क्या? बिल्कुल सर। सोडियम क्लोरीन दो अलग अलग तत्व से मिलकर बना हुआ है। और सर सोडियम क्लोराइड कहीं पर भी चल जाओ, सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोरीन का रेशियो 1:1 ही होगा। दोस्तों कंपाउंड किस किस को समझ में आया बताओ? और एग्जांपल बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड, और बताओ अमोनिया, और बताओ सर सल्फर डाइऑक्साइड। अरे एक ट्रिक बता दूं क्या?
अरे ट्रिक बता दूं क्या? जिसका सूत्र लिख सको, जिसका फॉर्मूला लिख सको। चलो बताओ, फॉर्मूला लिख सकते हो ना? चलो मुझे बताओ, मीथेन क्या कंपाउंड है? क्या मीथेन का फॉर्मूला याद है क्या? हाँ सर, मीथेन का फॉर्मूला ये होता है CH4। हाँ सर, कंपाउंड है। आया मजा? आया मजा? थोड़ा सा आया क्या? ज्यादा नहीं आया, थोड़ा सा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या कंपाउंड है? क्या कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद है क्या? हाँ, CaCO3। हाँ सर, कंपाउंड है। अरे आया क्या मजा? बहुत बढ़िया दोस्तों। और अंदर की राज बताऊंगे, मैंने जितनी बातें बताई है बिल्कुल रामबाण है, वो कंपाउंड आप पहचान जाओगे, ये कंपाउंड है, ठीक है दोस्तों। एक बात और बता दूं क्या? मुझे ये बताओ, हल्दी में मैंने मिलाया थोड़ा सा नमक, हल्दी में नमक मिला के ले आया आपके पास में, मैंने बताया, बताओ ये क्या है? दोस्तों क्या जरूरी है क्या 100 ग्राम हल्दी में 10 ग्राम ही नमक मिलेगा? जरूरी है क्या? किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला है क्या? नहीं सर, 100 ग्राम में 50 ग्राम मिला सकते हो, 40 मिला सकते हो, 100 भी मिला सकते हो, 80 मिला सकते हो। तो क्या कोई फिक्स रेशो है क्या? नहीं। तो ये कंपाउंड नहीं है, ये क्या है? एक मिक्सचर है, मिक्सचर है, मिक्सचर है, मिक्सचर है। अरे वाह सर, समझ में आ गई। दोस्तों कंपाउंड में एक चीज और बताऊं, कंपाउंड में आप लोग है ना, जैसे मान लो ये सोडियम क्लोराइड है दोस्तों, यहां पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड होगा। जैसे यहां पर मानो हल्दी में आपने नमक मिलाया, इनके बीच में कोई बॉन्ड बन गया कि नहीं? छान के हल्दी को अलग कर सकते हो, नमक को अलग कर सकते हो यार। यहां पर तो बॉन्ड है, ऐसे थोड़ी छान के सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, नहीं, कोई रिएक्शन करवानी पड़ेगी तब जाके बॉन्ड टूटेगा। इसको फिजिकली अलग नहीं कर सकते, ले पकड़ के सोडियम को अलग कर दिया, क्लोरीन को अलग कर दिया। इनको अलग कर सकते हो छान के, और भी अलग अलग तरीके बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों पानी में आपने पत्थर मिलाया, ये क्या है? एक मिक्सचर है, क्या है सर? ये मिक्सचर है, क्योंकि जरूर थोड़ी 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम ही पत्थर डालेंगे या 30 ग्राम ही डालेंगे। और क्या बॉन्ड बन गया क्या पानी और पत्थर के बीच में? अरे छान लो यार, पत्थर अलग हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया क्या? बताओ, अगर यहां समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया, यहां नहीं आया तो कहीं नहीं आएगा। इससे सिंपल नहीं कर सकता मैं, इससे सिंपल आपको कोई बताएगा भी नहीं, आप कंफ्यूज जाओगे। इतनी चीजें मतलब बहुत अपने आप में समझ नहीं आओगे क्या है। बहुत प्यारी बात जो मैंने बताई वो ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है दोस्तों। एक चीज और बताओ, जितने भी एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, टोटल 118 जो तत्व है ना दोस्तों, इसमें से कुछ है धातु, मेटल, कुछ है नॉन मेटल, अधातु। दोस्तों कुछ तत्व ऐसे हैं जिसके कुछ विशेषता धातु की जैसी होती है, कुछ अधातु की जैसी होती है, उसको बोलते हैं मेटलॉइड यानी उपधातु। सर समझ में आ गया, लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं कैसे पहचानूं ये मेटल है? इसमें दिक्कत होती है ना सर, मैं कैसे पहचानूं ये नॉन मेटल है? सर आपने तो बोल दिया हाइड्रोजन नॉन मेटल है, सर मैं कैसे पहचानूं, मुझे बताओ। आपने तो बोल दिया सर एल्यूमिनियम मेटल है, मैं कैसे मानूं सर? दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ बात होती होगी, तभी किसी को मेटल बोलते हैं, किसी को नॉन मेटल बोलते हैं, है ना? तो हमारे आगे आगे एक चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप लोग ध्यान रखिए, कॉमन एग्जांपल याद रख सकते हो, लोहा, सोना, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये नॉन मेटल। अभी ध्यान रख लो, क्या दिक्कत है यार? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें से कुछ आप लोगों के होते हैं मेटल, कुछ होते हैं आपके नॉन मेटल, और कुछ होते हैं आपके मेटल। दोस्तों क्या यहां तक समझ में आ गया क्या? अगर यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज मुझे एक बार यस करके बता दीजिए। हाँ सर, आ जाओ दोस्तों। सेम बात करते हैं मिक्सचर भी। मिक्सचर भी आपके दो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मुझे बताओ, आपने पानी में नमक डाला, क्या ये मिक्सचर है क्या? पानी में नमक डाला, क्या ये मिक्सचर है क्या? पानी में आपने नमक डाला, ये मिक्सचर है क्या? बिल्कुल सर मिक्सचर है। जरूर थोड़ी है 100 ग्राम में 1 ग्राम ही नमक मिलेगा, नहीं सर मिक्सचर है। दोस्तों आपने पानी में जब नमक डाला, इसको अच्छे से घोल दिया, ठीक है। एक आपने मान लो पानी में क्या लिया, पानी में मिट्टी ली, उसको अच्छे से घोल दिया आपने।
दोस्तों कुछ देर बाद में देखते हो मिट्टी थोड़ी सी नीचे की ओर बैठना स्टार्ट हो जाती है। यहां पर आप लोग देखते हो आपको दिखता ही नहीं, नमक दिखता ही नहीं, इतना अच्छे से घुल गया तो दिखता ही नहीं, तो आपको यहां का मिश्रण, यहां का मिश्रण, यहां का मिश्रण सब एक जैसा नजर आता है। ऐसे मिश्रण को बोलते हैं समांगी यानी होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है दोस्तों होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण, और एक दोस्तों ऐसा मिक्सचर जैसे मान लो यहां पर आप देखोगे यहां पर मिट्टी ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां पर थोड़ी अलग है, तो जहां पर आप लोगों को अलग अलग दिखे मिक्सचर, एक जैसा नहीं दिखे, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक आ गया क्या? यहां तक आ गया क्या? बिल्कुल। दोस्तों पानी में मैंने मिलाया पत्थर, बताओ ये कैसा मिश्रण है? पानी में मैंने मिलाया पत्थर, बताओ कैसा मिक्सचर है? बताओ पानी में पत्थर मिलाया कैसा मिक्सचर है, बताओ। हाँ विनोद साहू जी पूछो। सर कुछ देर बाद में देखूंगा पत्थर नीचे बैठ जाएंगे, तो सर यहाँ का मिश्रण अलग नजर आएगा, यहाँ का अलग। सर ये विषमांगी है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान रखो, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं ना, ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन जो भी आप लोग बोलना चाहें, ट्रू सॉल्यूशन, सत्य विलयन। और दोस्तों हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी आपके दो टाइप के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कल डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 3 की जगह लगने दो 5 क्लास 6 क्लास, लेकिन टॉपिक ऐसा पढ़ो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। जब हम लोग ये पूरा कल कोशिश करूंगा मैं कल पूरे करवाने की, अगर कल पूरा हो गया तो उसके बाद में मैं कल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग देखोगे यार कितने आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे, कोई बात नहीं दोस्तों 3 की जगह 4 क्लास लगने दो, लेकिन पढ़ेंगे पूरा ऐसा कि फिर आपको जीवन में कभी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। मजा आ रहा है क्या दोस्तों? अपने लोगों को भी बताइए, ठीक है। कुछ जने कमेंट करके चल जाते तो आप बताइए, आप क्योंकि आप ही एक रियल व्यक्ति है जिसको पता हो सकता है कि क्या मिल रहा है अंदर, तो आप लोग लोगों को भी बताइए, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। और बताओ मजा आ गया ना? बिल्कुल सब में मजा आएगा, देखो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स, सब में मजा आएगा। और कहीं पर आपको अगर दिक्कत आती है ना थोड़ी सी भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों वीडियो को एक बार वापस देख लिया करो। आपके पास तो इतनी शानदार फैसिलिटी है भाई, जब हम लोग पढ़ते थे आपको पता है पिछले 5-6 साल में आया है ऑनलाइन का तो बहुत ज़्यादा, उस समय तो भाई टीचर क्लास में पढ़ा दिया, जो समझ में आ गया समझ गया, वरना घर आके माता फेरते रहो भाई, किताबों में ढूंढो पता नहीं क्या है ना। सब अच्छे से पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत आती है वीडियो को वापस देखो, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। इधर उधर जाओगे कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे क्लास को एक बार वापस देख लेना, अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर नोट्स अलग से बनाना है, ये पीडीएफ से हो जाएगा, जैसे आपकी इच्छा हो यार, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। मैं आपको बोलूं यार खाना आप सुबह खाऊं, दिन में खाऊं, 11 बजे खाऊं, 12 बजे, वो आप अपने हिसाब से देख लो यार। अगर आपको नोट्स, भाई आपको ये देखना है कि मुझे कैसे रिवाइज करने में इजी होगा, आप खुद के नोट्स बनाना चाह रहे हो तो बेस्ट है यार, इससे तो क्या होगा, पीडीएफ से आपको जल्दी जल्दी नोट्स बन जाएंगे। भाई पीडीएफ रख लेना, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लिखनी है वो नोट्स बना लो, क्या दिक्कत है। पीडीएफ में तो आपको डायग्राम वगैरह सब कुछ आएंगे, तो जिसका कोई यूज नहीं है आप अपने हिसाब से वो डाल लो जो पॉइंट्स आपको करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और क्लास बस डेली लाइव फॉलो करो।